equation in two variable तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन लिखी गई है, ये अगर हम इसे L नाम दे देते हैं सिस्टम का, तो ये x y दो वेरिएबल है और a b c क्या है, दीज आर द थ्री कांस्टेंट्स हैं। तो इनकी जगह पे जब भी आपको दिखेगा तो कांस्टेंट दिखेगा। अब हमें ये पता है कि अगर हम इन्हें टू xy प्लेन में स्केच करें तो दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है, 1 डिग्री है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल हम लोग किसको एज्यूम कर रहे हैं, वेरिएबल x y को वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं। हालांकि a b c भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन इन ओकेजन्स जब आपको सिस्टम दिया जाएगा तो इनकी जगह पे आपको कांस्टेंट दिखेगा, वो वेरी नहीं करने वाले हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हमने कहा कि जो ये सिस्टम है अगर हम xy प्लेन में इन्हें स्केच करें तो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे तीन टाइप की होती है, ठीक है। हमने कहा कि अगर आपका यहाँ पे a 0 हो जाए, पहला केस लेते हैं, a अगर 0 हो जाए, a इक्वल्स टू 0। अब a इक्वल्स टू 0 का मतलब जो सिस्टम बचेगा, और साथ में हम कहेंगे कि b 0 नहीं है, b 0 नहीं है एटलीस्ट, और c 0 हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर इस लाइन को स्केच करेंगे और b 0 नहीं है, a 0 है, a 0 होने का मतलब कि यहाँ से x वाला टर्म क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। अब हमारे पास वेरिएबल कितना बचा, एक वेरिएबल बचा, है ना। तो क्या हम इसे वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे, कहेंगे तो, लेकिन इनको जब हम स्केच करेंगे xy प्लेन में तो दैट आल्सो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे xy प्लेन में। इक्वेशन क्या बच जाएगी, तो इक्वेशन बिकम by प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द x एक्सिस दैट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने कहा कि ये L हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, किसमें, जिसमें x क्या है, ऑब्सेंट है। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ओरिजिन से, ये हम कह रहे हैं कि दैट विल बी माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। अब हम चूंकि ऊपर दिखाए हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये एज्यूम कर रहे होंगे कि c और b अपोजिट साइन के होंगे, मतलब c पॉजिटिव होगा तो b निगेटिव होगा, अगर c निगेटिव होगा तो b क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये दोनों निगेटिव हो जाते, सपोज ये पूरा वैल्यू क्या माइनस सी बाई बी एक निगेटिव वैल्यू आती, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बिलो द क्या हो जाता, एक्स एक्सिस हो जाता है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस कब होगा, जब c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर c 0 हो जाएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस इटसेल्फ ए स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0 होती है। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसका है, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई। फिर हमने कहा केस 2 क्या है, केस 2 है कि अगर हम लोग केस 2 आपका y का कोफिशिएंट 0 हो जाए, y का कोफिशिएंट 0 होने का मतलब b क्या हो गया, आपका 0 हो गया। b 0 होते ही, और हमने साथ में ये भी गारंटी किया कि a 0 नहीं है, है ना। दोनों 0 नहीं हो सकते, a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि हम कहेंगे कि अगर b 0 हो गया है तो कौन सा टर्म अब्सेंट हो गया, y वाला टर्म क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो क्या आ जाएगा, ax प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से जब x हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस सी अपॉन a आ गया। तो दैट रिप्रेजेंट अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था, और x इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट लिखा गया है, तो हम कहेंगे दैट रिप्रेजेंट ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे ये हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन।
और जो ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी इस लाइन की, ओरिजिन से डिस्टेंस जो हो जाएगी वो माइनस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए, है ना। वैसे ये स्ट्रेट लाइन आपका क्या हो सकता है, वाई एक्सिस के उधर भी हो सकता है, फॉर पॉजिटिव एक्स हो सकता है, फॉर नेगेटिव एक्स इधर भी हो सकता था, है ना। तो हम बस सिंप्लिसिटी के लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, जो वाई एक्सिस है दैट इज आल्सो ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसके लिए c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब c 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा वर्टिकल स्ट्रेट मतलब y एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 होती है। तो दीज आर द टू स्ट्रेट लाइन, आइदर क्या है, अगर a 0 है मतलब अगर आपका x वाला टर्म अब्सेंट है, a 0 है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को, और अगर y का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, मतलब हाँ y का कोफिशिएंट 0 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को, ठीक। और जो हमारी दोनों एक्सिस है, x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी भी अपनी इक्वेशन है ना। एक जो x एक्सिस है उसकी y इक्वल्स टू 0 और जो y एक्सिस है उसकी x इक्वल्स टू 0। अब रही बात, तीसरा केस क्या है कि a और b दोनों नॉन जीरो हो, है ना, दोनों नॉन जीरो है। तो केस 3 हम लोगों ने देखा, केस 3 हो गया a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये गारंटीड है कि a और b दोनों नॉन जीरो है। अब c 0 हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसको बताएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को बताएगा। और ये इंक्लिनेशन में भी क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है, मतलब 90 से कम एंगल बनाएंगी, या ऑब्ट्यूस हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन माइनस ए बाई बी पे डिपेंड करेगा, जिसका स्लोप कहते हैं। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है स्लोप के बारे में। तो ये माइनस ए बाई बी अगर पॉजिटिव रहा, अगर माइनस ए बाई बी पॉजिटिव रहा मतलब ए और बी अपोजिट साइन के रहे तो ये एक्यूट एंगल बनाएगी लाइन। और अगर क्या है ए और बी सेम साइन के रहे, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहे, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। और स्लोप निगेटिव होने का मतलब जो लाइन है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, या स्लोप हम कहेंगे निगेटिव होगा। तो ये हमने कहा कि जो हमारी लाइन थी L, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन इज थ्री काइंड। एक क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गया, और तीसरा हो गया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना, इंक्लिनेशन जैसा भी हो सकता है। अब सिंपल इस पे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k such that so that line px minus ky equals to 6 passing through 1, -2, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। कह रहा है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये 1, -2 से पास करे तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L, जो आपकी ये L लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू mx प्लस c। देयर आर टू अननोन्स m एंड c, और निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, पहला है कि जो पॉइंट P है दैट मीन्स 1, 2 लाइन, जाहिर सी बात है P पॉइंट जो है लाइन का मेंबर है, और जो पॉइंट P है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP रेशियो 1 हो गया और इधर रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए का, अगर ए का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम करिए तो ए कहाँ है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो ले लिया और एक्स कोऑर्डिनेट सपोज हमने एक्स ले लिया और यहाँ पे ठीक है वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा से वाई होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये चूंकि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये वाला रेशियो इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा सेक्शन फॉर्मूला, और ये वाला इसमें। अगर हम x फाइंड आउट करते हैं, x क्या है, 1 है, p कोऑर्डिनेट p का, और ये हो जाएगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू क्या हो गया, x हो गया, अपॉन सम ऑफ द रेशियो, मतलब 1 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से x कितना होता हुआ दिख गया, 3/2। इसका मतलब जो a का कोऑर्डिनेट है वो 3/2 कॉमा क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लें तो चूंकि लाइन पे हमारे पास दो मेंबर पता चल चुके हैं, एक दे ही रखा था 1,2 और एक अभी अभी पता किया हम लोगों ने 3/2, 0 है रेशियो का फायदा उठा के। हमें पता है कि हमें दो अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, m और c की। हमें दो पॉइंट पता चल गया है तो दोनों से दो इक्वेशन बना लेंगे। तो हम देखते हैं कि सिंस क्या कहेंगे, सिंस लाइन L पासिंग थ्रू A है ना, A का मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, 3/2, 0। तो हम पास करा देंगे लाइन को, तो y की जगह पे आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और x की जगह पे क्या रखेंगे, 3/2, और c क्या था, m और प्लस c। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास आ गई, मतलब c इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, -3/2 m लिख सकते हो। लेकिन एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि आपके पास दो अननोन है, और दो अननोन है तो आपको एग्जैक्टली दो इक्वेशन चाहिए। तो अभी 1,2 से पास करा देंगे हम लाइन को। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1,2 से भी लाइन पास करेगी, ठीक है। इसका मतलब कि y की वैल्यू आप 2 रख दोगे और x की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, x की वैल्यू 1 हो गया प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं ताकि एक वेरिएबल क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो m और -3/2 m हो जाएगा, कितना बचेगा, दैट इज -1/2 m या m/2, ये 2 आ गया। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रहा है, माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो ये आ गया m की वैल्यू, और m की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी आती हुई नजर आ रही है, तो c = -3/2 और m की वैल्यू हमने -4 रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 4, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब आखिरी पार्ट क्या पूछा गया है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ AOB, है ना, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए आप बताइए, हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे, बशर्ते हमें ये पता चल जाए। ये बात समझ आ गया। तो अब बताइए लाइन की इक्वेशन क्या आ चुकी है, लाइन की इक्वेशन जो आ चुकी है m और c की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में क्या प्लेस करते हैं हम, m और c की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = m की वैल्यू -4 और x, और c की वैल्यू कितनी आई है, +6। हम ये जानना चाहते हैं कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब 0, y हम यहाँ डाल दें, y की जगह पे y रहने दें, लेकिन x की प्लेस पे क्या डाल दें, 0 डाल देंगे। तो y की जगह पे y रहने दिया और हमने x की जगह पे क्या डाल दिया, 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x एक्सिस से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला लेंथ कितना हो गया, 6 हो गया, और ये वाला लेंथ OA x की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आया था। अब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो क्या लिखेंगे, जो एरिया हो जाएगा OAB का, दैट इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड, मतलब OA इंटू OB हो जाएगा, OA इंटू OB। और OA की लेंथ कितनी है, 3/2
2 है और OB की लेंथ कितनी आई है 6 आई है, तो दैट मीन्स 2 3 जा 6 9/2 स्क्वायर यूनिट, 9/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायग्राम में केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं, है ना, जिसमें आपका रहेगा क्वेश्चन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे मान लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक कंप्लीटली आप मानेंगे नहीं, इतना नहीं पढ़ा जाता है, तो ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रखा था कि इफ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या दे रखा है, y = mx + c है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड c। देयर आर टू वेरिएबल्स, हमें m और c दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए ये लाइन पॉइंट A से होके जा रही है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, 0, क्योंकि पॉइंट कहाँ है x एक्सिस पे है। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट B क्या हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो y = mx + c इसी लाइन L को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पॉइंट A से भी पास करना चाहिए, मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, और ये जो लाइन है वो पॉइंट B को भी सेटिस्फाई, क्योंकि B भी पॉइंट उस लाइन का एक मेंबर है। तो हम सेटिस्फाई करा दें, तो जब हम A को सेटिस्फाई कराएंगे, दैट मींस x की वैल्यू -2 प्लेस करेंगे और y की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे। तो हम क्या रखिए, y की वैल्यू 0 प्लेस कर दिए, ठीक है, और हमने x की वैल्यू क्या रख दिया, -2 रख दिया, और प्लस का क्या हो गया, ठीक है, c हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज -2m, उस साइड में जाएगा, क्या हो गया 2m = c हो गया। तो दैट इज फर्स्ट रिलेशनशिप आ गया। हमारे पास दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m और c की। तो दूसरा क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसको हम कहाँ से पास करा दें, b से भी पास कराएं। तो b से पास कराने का मतलब x की वैल्यू आप 0 प्लेस कर दीजिए और y की वैल्यू क्या प्लेस कर दीजिए, 3 प्लेस कर दीजिए। तो y की वैल्यू हमने 3 रख दिया और x की वैल्यू 0 रख दिया। इसका मतलब यहाँ से सीधे सीधे c क्या आ गया, 3 आ गया। तो एक वेरिएबल सीधे फाइंड आउट हो गया। अब इस c की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 2m = c की वैल्यू 3 प्लेस कर दे रहे, तो m क्या आ गया, 3/2 आ गया, है ना। अब इसे पॉजिटिव नोट क्या है, हम कहेंगे कि लाइन एक्यूट एंगल बना रही थी, है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, कुछ स्लोप्स नेगेटिव डाल देते हैं, 4 ऑप्शन उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लाइन विजुअली हमें दिख रहा है कि वो एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब जो स्लोप होगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास सपोज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, ठीक है, मतलब उन्हें उनके बारे में हमें साइमल्टेनियसली बात करनी है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी हम ये L1 भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, प्रेजेंट इन XY प्लेन, और ये भी क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, L2 भी स्ट्रेट लाइन है प्रेजेंट इन XY प्लेन। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है, अगर हम XY प्लेन में ड्रॉ करते हैं इनको या प्लॉट करते हैं XY प्लेन में, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। हमने कहा कि सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये भी एक वर्जन है पूछने का, है ना, कंसिस्टेंट, कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे आपको हम जनरल बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये बात समझ में आ गया, और दूसरा भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये मान लीजिए दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, है ना। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है XY प्लेन का, ये ऐसा मेंबर है जो दोनों लाइन का पार्ट है या दोनों लाइन पे लाइन करता है। इसका मतलब ये कॉमन सॉल्यूशन है, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। अदर देन दिस पॉइंट, ये पॉइंट लाइन L1 का तो मेंबर है लेकिन L2 का मेंबर नहीं है। इसकी बात करें तो ये पॉइंट L2 का मेंबर है लेकिन L1 का मेंबर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ पॉइंट P ही ऐसा है जो दोनों का मेंबर है, कॉमन पॉइंट है, मतलब वो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि L1 और L2 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कॉमन पॉइंट्स हमारे पास हैं। इसका मतलब ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट कहे जाएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब जैसे और देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आप क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ किए हो, दैट इज पैराबोला, है ना, और हमने एक लाइन ड्रॉ किया,
तो हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमने कहा कि ये C1 कर्व है और ये कर्व हमने कह दिया C2 कर्व है। अब ये दोनों कर्व आपस में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स फॉर बोथ द कर्व। इसका मतलब ये जो कर्व C2 है और C1 दे आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि वहां पे कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे कर्व के। लेकिन अगर हम बात करें C3, मान लीजिए ये लाइन हम बना दिए और हमने कह दिया कि C1 और C3 का क्या कंसिस्टेंट है, हम कहेंगे नहीं, कोई भी पॉइंट ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकली देखें तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट, या यूं कहें, मैथमेटिकली कहें या एल्जेब्रिकली कहें तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं होगा जो दोनों ही कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मतलब C1 को भी सेटिस्फाई करे और C3 को भी सेटिस्फाई करे। तो C1 और C3 क्या कहे जाएंगे? इनकंसिस्टेंट कहे जाएंगे, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल हम लोग कहते हैं कि कोई भी सिस्टम, हम लोग को लीनियर के टर्म में पढ़ना है, तो कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट तभी कहा जाता है जब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। एक से ज्यादा एग्जिस्ट अगर करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री, ग्राफ के टर्म में हम क्या सोचेंगे इस बात को कि एटलीस्ट एक पॉइंट कॉमन है किसके बीच में? दोनों कर्व के बीच में। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट कॉमन है, मतलब ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो अगर हम लोग अपने लाइन लीनियर इक्वेशन के बारे में सोचें, ठीक है, कि हमारे पास सिस्टम कैसा हो सकता है, तो हम कहेंगे कि जो L1 L2 है ये कैसे कैसे सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जो L1 एंड L2 है ये क्या हो सकता है? सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है या कंसिस्टेंट हो सकता है। तो हमने कहा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि लाइन क्या हो रही है? एटलीस्ट एक बार कट कर रही है। तो हमने कहा कि दो बातें हैं, जब इनको हम प्लॉट करेंगे तो सपोज लाइन L1 ये हो गई और लाइन L2 दूसरी वाली हो गई, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज पॉइंट P, वन पॉइंट इज कॉमन। इसका मतलब ये सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। और ये भी सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है। मान लीजिए लाइन L1 आपने प्लॉट किया और इसी के ऊपर लाइन L2 आ गया, तो L1 और L2 में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। इसका मतलब एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द L1 इज आल्सो मेंबर ऑफ लाइन L2। जो L2 का मेंबर वो L1, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, है ना। जो सॉल्यूशन L1 का होगा वही सॉल्यूशन L2 का होगा। ये बात समझ आया? तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। दोनों ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है दोनों सिस्टम के लिए। इसका मतलब सिस्टम दोनों ही क्या कहे जाएंगे? कंसिस्टेंट कहे जाएंगे। लेकिन इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे हो जाएगा? अगर दो लाइंस पैरेलल हो एंड दे आर फार अपार्ट, वो आपस में कुछ डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करें। सपोज ये L1 लाइन हो गई, L2 लाइन हो गई, ये फार अपार्ट है, तो हम कहेंगे कि कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिस्टम L1 L2 या ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है ये क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब रही बात कि आपको ग्राफ बना के तो देखोगे नहीं, आपके पास वेरिफिकेशन होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए। एल्जेब्रिक वेरिफिकेशन का मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं, है ना, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि A1/A2 और B1/B2, ये जो रेशियो है A1/A2 और B1/B2, और यहाँ पे भी लिख दिए A1/A2 B1/B2। अब देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल है तो ये गारंटी कौन करता है? कोफिशिएंट के रेशियो। A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 के, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अच्छा, यहाँ भी कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो ये भी क्या है? पैरेलल है। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे भी A1/A2 किसके इक्वल होगा? B1/B2, क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अब ये दोनों में ही कंफ्यूजन हो गया कि लाइन तो दोनों में ही पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है।
ये गारंटी करेगा दूसरा रेशियो C1/C2, तीसरा रेशियो। तो C1/C2 अगर बराबर हो गया किसके, B1/B2 या A1/A2, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गए। और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, दे आर फार अपार्ट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको ये ऑब्सेशनल रीजन बनाया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट पे कि ये चीज हमेशा क्या बताता है, स्लोप, मतलब वो लाइन पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, इस बात के बारे में वो गारंटी करता है। ठीक है, तो जब इतनी बात लेके बनाया जाए तो आप सिर्फ क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, A1/A2 एंड B1/B2 का रेशियो इन्वेस्टिगेट करोगे लाइन के पैरेलल चेक करने के लिए, वो लाइन पैरेलल है या नहीं। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है kx + 3y = k-3। इसका मतलब जो a1 की वैल्यू आ गई, अगर कंपेयर करें किससे, a1x + b1y + c1 = 0, तो a1 की जो वैल्यू हमें दिख रही है वो k दिख रही है, जो b1 की वैल्यू जो दिख रही है वो क्या है, 3 है, और जो c1 की वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स किस साइड में ले आएंगे, तो k माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो a2 की वैल्यू है, दूसरी इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें किससे, a2x + b2y + c2 = 0, तो a2 क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका k हो जाएगा, और जो c2 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, -k आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें कह रखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1/C2। अब इसमें जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो लाइन है ये पैरेलल भी होनी चाहिए। इसका मतलब इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, B1/B2 के। एंड का मतलब इसके साथ साथ दूसरा भी रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो इन दोनों से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे A1 रखेंगे आप, K अपॉन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3/K हो जाएगा। इसका मतलब K² = 36, तो K = क्या हो जाएगा, ±6 हो जाएगा। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ K, दैट इज -6 एंड +6, फॉर विच A1/A2 = B1/B2, है ना। तो इन दोनों रेशियो को इक्वल करने के लिए, मतलब लाइन को पैरेलल होने के लिए, दो पॉसिबल वैल्यूज K की हैं, आइदर -6 हो जाए या फिर क्या हो जाए, +6 हो जाए। अब हम लोग देखते हैं B1/B2 को इन्वेस्टिगेट करते हैं। B1/B2 मतलब 3/K किसके इक्वल होना चाहिए, -K -3/-K। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3K = कितना हो जाएगा, K² और -3K, सब एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, K² -6K = 0, मतलब K कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, K -6 = 0। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ K, 0 and 6, फॉर विच B1/B2 दैट इज इक्वल्स टू C1/C2। लेकिन हमें कौन सा सॉल्यूशन पिकअप करना है, एंड लगा हुआ है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस K के लिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस K के लिए। तो देयर इज ओनली वन कॉमन वैल्यू ऑफ K, 6। तो फॉर K = 6 क्या हो जाएगा, फॉर K = 6 गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। एंड फॉर K = अगर -6 भी आंसर देते हैं तो उसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। उसके लिए क्या होगा, A1/A2 B1/B2 के तो बराबर होगा, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब उसका नो सॉल्यूशन आएगा। तो K = -6 के लिए नो सॉल्यूशन आएगा। अगर आपने आंसर में मेंशन कर दिया यहाँ पे तो वो गलत काट दिया जाएगा आपका। और अगर किसी ने K = 0 मेंशन कर दिया तो K = 0 के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये बात समझ में आया ना, K अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक, देखिए
यहाँ पे k अगर 0 रख देंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये रेशियो बराबर नहीं होने वाला है फॉर k इक्वल टू 0 के लिए। अगर k इक्वल टू 0 के लिए रेशियो ये a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर नहीं है, इसका मतलब लाइन नॉन पैरेलल है, और नॉन पैरेलल है तो सर्टेनली वो xy प्लेन में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, एंड दैट इज वन कॉमन पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए देयर आर 0, 6, -6 एंड 6, देयर आर 3 वैल्यूज, लेकिन उनमें से हमें कौन सा आंसर करना है, सिचुएशन देखा करिए। ये बात समझ में आया ना? तो k इक्वल टू 6, या यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फॉर k इक्वल टू 6 system has infinite many solutions,